चिट्ठी में लिखा है कि बंगाल में एसआईआर से बीएलओ पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ रहा है, लोगों को मुश्किलें हो रही हैं। अपील के साथ साथ ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को चेतावनी भी दी है। उन्होंने लिखा है कि बंगाल में एसआईआर को जारी रखने से वोटर रोल की ईमानदारी और बड़े डेमोक्रेटिक ढांचे से समझौता हो सकता है। ममता बनर्जी के बाद पश्चिम बंगाल में नेता विपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने भी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने अपनी चिट्ठी में पश्चिम बंगाल में हो रहे एसआईआर को नहीं रोकने की अपील की है। शुवेंदु अधिकारी ने अपनी चिट्ठी में ममता बनर्जी के तमाम दावों को खारिज कर दिया और कहा कि एसआईआर रोकने वाली ममता कौन होती है, सत्ता खोने के डर से ममता हंगामा कर रही है। तो एसआईआर के बाद अब चिट्ठी वाली सियासत हम आपको बता रहे हैं। चिट्ठी के जरिए सियासी तीर छोड़े जा रहे हैं। ममता के बाद अब शुवेंदु की चिट्ठी भी सामने आई है और ममता की चिट्ठी को राजनीति से प्रेरित उन्होंने बताया है और ये कहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को जो ममता ने चिट्ठी लिखी है, एसआईआर की प्रक्रिया को बिल्कुल नहीं रोकना चाहिए। ममता बनर्जी कौन है एसआईआर रोकने वाला? ये तो सीधा सीधा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को अटैक कर रहा है। एसआईआर कोई नया बात नहीं है, ये 9th एसआईआर हो रहा है देश में। और उन्होंने फर्स्ट डे से बीएलओ को डराने का काम, इलेक्शन कमिश्नर सीओ के खिलाफ पर्सनल अटैक करना, सीईसी के खिलाफ उनको गाली देना, उन्होंने 1000 डाटा एंट्री ऑपरेटर देना था, उनका फिनांस ने रोक के रखा है। जो रेम्यूनरेशन इलेक्शन कमीशन देने के लिए अप्रूव किया है वो रोक के रखा है। वो कौन है? राजस्थान के टोंक जिले में एसआईआर प्रक्रिया के समय अनोखा मामला सामने आया है, जहां किसान ने एसआईआर का फॉर्म भरवाने के लिए बीएलओ को उसके बदले मिट्टी खोदनी पड़ी। बीएलओ ने खुद हाथों में फावड़ा उठाकर किसान को फॉर्म भरने के लिए राजी किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया गया कि बीएलओ रतन लाल को 900 वोटर से फॉर्म भरवाने की जिम्मेदारी दी गई थी, जिनमें से 800 फॉर्म वो पूरा कर चुके हैं। वीडियो में दिखा कि खेत में काम कर रहे किसान ने एसआईआर फॉर्म भरने से इनकार कर दिया, जिस पर बीएलओ ने कहा, मैं आपका काम करूंगा, आप मेरा कर दो। इसके बाद उन्होंने किसान का फावड़ा उठाकर खुद खुदाई में हिस्सा लिया, उसे समझाया कि ये सरकारी काम जरूरी है। बीच बीच में किसान और बीएलओ के बीच बातचीत भी होती रही, जिसमें किसान ने रोजी रोटी की मजबूरी जताई। रतन लाल जो पेशे से शिक्षक हैं, कहते हैं कि एसआईआर का काम कठिन जरूर है, लेकिन इच्छा शक्ति हो तो काम पूरा हो सकता है। मोटी समस्या तो ये आई कि मैं 3-4 दिन जाने के बाद मुझे लगा कि लोग घर छोड़ के जा रहे थे। 10 बजे से 4 बजे तक काम नहीं बन रहा था। क्यों नहीं बन रहा था? उनकी प्रथम आवश्यकता होती है, उनके छाड़ी बकरी जो भी उनके खेती कल्याण के काम होते हैं, तो वो नहीं दे पा रहे थे। फिर मैंने एक सिस्टम बिठाया कि क्यों नहीं मैं इनको रात को मतलब 6 बजे से 10 बजे तक मैं पिंग करूँ। उसके बाद में फिर मैंने मॉर्निंग का स्टार्ट किया। एसआईआर की प्रक्रिया के बीच अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों पर बीएसएफ ने एक रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसके मुताबिक दक्षिण बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पार करने की कोशिश कर रहे अवैध बांग्लादेशी नागरिकों की संख्या तेजी से बढ़ी है। जिसके मुताबिक एसआईआर अभियान के समय देश में रहने वाले अवैध बांग्लादेशी नागरिकों के सीमा पार जाने की कोशिश में इजाफा हुआ है। पहले यह आंकड़ा मुश्किल से 2.5 तक पहुंचता था, लेकिन अब यह आंकड़ा रोजाना 100 के पार तक पहुंच रहा है। इसके साथ ही उत्तर 24 परगना, मुर्शिदाबाद और मालदा जिलों में बिना बाढ़ वाले इलाकों से लौटने की कोशिश कर रहे हैं। बांग्लादेशियों के भारत छोड़ने की संख्या में पिछले 2 सालों की तुलना में भारी बढ़ोतरी हुई है। गृहमंत्री अमित शाह ने पाकिस्तान पर एक बार फिर से निशाना साधा है। 61वें स्थापना दिवस पर अमित शाह ने ऑपरेशन सिंदूर में बीएसएफ की तारीफ की। कहा, सीमा सुरक्षा बल की वीरता की वजह से ही पाकिस्तान एक तरफ सीजफायर के लिए मजबूर हुआ। पहलगांव में हमारे यात्रिकों पर कायराना हमला पाक प्रेरित आतंकवादी समूहों ने किया। हमारे यात्रिकों को निर्ममता से धर्म पूछकर मारा। देश के प्रधानमंत्री जी ने तय किया कि इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा।
और जब ऑपरेशन सिंदूर कर कर हमने जवाब दिया, हमने तो सीमित ही जवाब दिया था, परंतु पाकिस्तान ने आतंकवादियों पर हमारे हमले को अपने पर का हमला मान लिया। और जब पाकिस्तान की सेना हरकत में आई, बीएसएफ के जवानों ने उनको जवाब देने में कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई कसर। कुछ ही दिनों में बीएसएफ और सेना के पराक्रम के कारण पाकिस्तान ने एक तरफा संधि की घोषणा की और इसके कारण समग्र विश्व के अंदर ये निश्चित हो गया कि भारत की सीमा और भारत के सुरक्षा बलों के साथ छेड़खानी नहीं करते हैं, वरना नतीजे भुगतने पड़ते हैं। खबर महाराष्ट्र के कल्याण से है, जहां मराठी नहीं बोलने पर एक लड़के को लोकल ट्रेन में बेरहमी से पीटा गया, जिसके बाद मानसिक तनाव में आकर उस लड़के ने खुदकुशी कर ली। खबरों के मुताबिक ट्रेन से कॉलेज जाते वक्त उस लड़के की वजह से किसी को धक्का लगा था, जिसके बाद दोनों के बीच झगड़ा हुआ। फिर यह झगड़ा मराठी भाषा तक पहुंच गया। आरोपों के मुताबिक मराठी नहीं बोलने पर उस लड़के को बेरहमी से पीटा गया, जिसके बाद वो इतना मानसिक तनाव में आया कि घर लौटते ही उसने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। सवाल ये खड़ा होता है कि मराठी के नाम पर गुंडागर्दी कब तक? लड़के ने खुदकुशी कर ली है, फांसी लगाकर जान दी। दरअसल वो जा रहा होता है लोकल में और इसी बीच धक्का लग जाता है उससे, लेकिन बात मराठी तक पहुंच गई। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए, ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी मराठी को लेकर के महाविवाद हुआ है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कब कब मराठी भाषा को लेकर विवाद देखने को मिला। 22 अक्टूबर 2025 मराठी न बोलने पर वसई किले में गार्ड से बदसलूकी होती है। वहीं 26 जुलाई 2025 की बात करें तो मराठी भाषा को लेकर मोतीलाल कॉलेज में मारपीट होती है। इससे थोड़ा ठीक पीछे जाएं, 13 जुलाई 2025 पालघर में मराठी न बोलने पर रिक्शा वाले की पिटाई होती है। 3 जुलाई 2025 को मीरा भाईंदर में मराठी न बोलने पर कारोबारी की पिटाई होती है। वहीं 29 जून 2025 मीरा रोड पर मराठी न बोलने पर फेरी वाले की पिटाई होती है। 6 जून 2025 को मुंबई में मराठी न बोलने पर ऑटो वाले को पीटा जाता है। 9 अप्रैल 2025 को डोंबिवली में मराठी न बोलने पर महिला के साथ मारपीट होती है। 3 अप्रैल की अगर हम बात करें 2025 को थाने के अंबरनाथ में बैंक के अंदर मराठी को लेकर के हंगामा होता है। वहीं 1 अप्रैल 2025 को मुंबई में मराठी न बोलने पर गार्ड की पिटाई होती है। 26 मार्च 2025 को मुंबई के अंधेरी में मराठी न बोलने पर कर्मचारी की पिटाई होती है। तो सोचिए, 2025 में भी ऐसे हालात हैं कि एक दूसरे की भाषा से इतनी नफरत है कि उन्हें उसी समय सबक सिखाने, फैसला ऑन द स्पॉट करने लग जाते हैं, मानो एक भाषा ना आना गुनाह हो। सवाल यह है कि ऐसे लोगों पर सख्ती क्यों नहीं होती है? ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन लेने की जगह चुप्पी क्यों साध ली जाती है? क्या महाराष्ट्र में हिंदी बोलना गुनाह है?